1 जुलाई 1983 को टी सीरीज की स्थापना हुई। कंपनी को पहला ब्रेक मिला 1988 में। उस साल आमिर खान और जूही चावला की एक फिल्म रिलीज हुई थी, कयामत से कयामत तक। फिल्म के 80 लाख कैसेट बिके। इसके बाद 1990 में आशिकी रिलीज हुई और उसकी म्यूजिक एल्बम ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। कुमार साने नए किशोर कुमार बन चुके थे। इसी फिल्म से नदीम श्रवण की जो भी पहचान मिली। इसके बाद का दशक टी सीरीज के नाम रहा। अनुराधा पौंडवाल नई लता थीं, सोनू निगम नए रफी। दरियागंज में जूस की दुकान चलाने वाले ने म्यूजिक इंडस्ट्री की सूरत बदल कर रख दी थी। ये सब हुआ एक 7 रुपये की कैसेट की बदौलत। 65% मार्केट पर कब्जा कर चुकी थी। हर बड्डे ही फिल्म के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज के पास थे। उसी साल गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। ये वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री का रिश्ता जग जाहिर था। रियल स्टेट चरमरा चुका था और अब फिल्म इंडस्ट्री के लोग अंडरवर्ल्ड के निशाने पर थे। गुलशन कुमार की हत्या में भी अंडरवर्ल्ड का हाथ था। हत्या की चार्जशीट में अबू सलेम का नाम भी शामिल था, लेकिन जब भी अदालत में उसका नाम आया, उसके नाम के आगे एब्सेंट लिख दिया गया। तब भी जब वो मुंबई में ही आर्थर रोड जेल में सजा काट रहा था। गुलशन कुमार हत्या में अबू सलेम पर केस क्यों नहीं चल पाया? कैसे हुई गुलशन कुमार की हत्या की प्लानिंग? कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? आइए जानते हैं। अगस्त 1977 की तारीख, मंगलवार का दिन था। 42 साल के गुलशन कुमार पूजा की थाली लेकर अपने घर से निकलते हैं। लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स, जहां बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे रहते थे, वहीं गुलशन कुमार का बंगला भी था। घड़ी ढीढ़ी 10:10 बता रही थी जब सफेद कुर्ता और सफेद सैंडल पहने गुलशन कुमार अपनी मैरून रंग की मारुति एस्टीम से उतरे। सामने शिव मंदिर था। जीतनगर में बना ये मंदिर करीब 4 साल पहले गुलशन कुमार को दिखा था। भगवान शिव पार्वती के भक्त गुलशन कुमार ने महंगे टाइल लगाकर मंदिर को नया बनवाया। तब से हर सुबह शाम वो इस मंदिर में दर्शन करने आते थे। रूटीन फिक्स्ड था और इस रूटीन पर नजर थी 3 लोगों की, जो उस दिन ताक लगाए गुलशन कुमार के इंतजार में खड़ी डीढ़े थे। आगे क्या हुआ, इससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, ये समझने के लिए कि गुलशन कुमार पर नजर रखने वाले ये लोग कौन थे और इसकी वजह क्या थी। पूरी कहानी की शुरुआत होती है जून 7, 1994 से। जावेद रियाज सिद्दीकी नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे। सिद्दीकी एक फिल्म बना रहे थे, नाम था टू विश माई अमृत। इस फिल्म में अदाकारा थीं ज़ेबा अख्तर। ज़ेबा एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी और कथित तौर पर उन्हें दाऊद इब्राहिम के कहने पर फिल्म में लिया गया था, लेकिन ज़ेबा को साइन करने के कुछ ही दिनों में सिद्दीकी ने उन्हें हटाने का फैसला किया। ये बात दाऊद को नागवार गुजरी को जून 7, 1994 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हत्या के बाद ही गुलशन कुमार को भी अंडरवर्ल्ड से कॉल आने शुरू हो गए थे। इसी के चलते यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उन्हें एक बॉडीगार्ड भी मुहैया कराया था। मुंबई 1974 से 1997 के बीच कई फिल्म प्रोड्यूसरों को धमकियां मिली। नदीम सैफी और गुलशन कुमार के बीच तनातनी फिर आया साल 1997। उस साल नदीम श्रवण जोधी फेम नदीम सैफी ने एक एल्बम लॉन्च की। एल्बम का नाम था हाय अजनबी। इस एल्बम के कुछ गानों को नदीम ने खुद गाया था। नदीम चाहता था कि टी सीरीज इस एल्बम के राइट्स खरीद के इसे प्रमोट करे, लेकिन गुलशन इस बात के तैयार नहीं हुए। गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार के अदालत में दिए बयान के अनुसार गुलशन ने नदीम से कहा कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन फिर किसी तरह बात बनी। टी सीरीज ने राइट्स खरीद लिए, प्रमोशन के लिए एक वीडियो भी बनाया, लेकिन एल्बम फ्लॉप साबित हुई। नदीम ने इसका दोष गुलशन कुमार को दिया। उसे लगता था कि ठीक से पब्लिसिटी न होने के चलते फिल्म फ्लॉप हुई है। अदालत में किशन कुमार ने बताया कि एक मुलाकात के दौरान नदीम ने गुलशन को देख लेने की धमकी दी थी। इसके बाद 5 अगस्त 1977 को गुलशन कुमार के पास एक कॉल आया। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की आवाज थी। वैष्णो देवी में रोज लंगर खिलते हो, कुछ हमें भी खिलाओ, सलेम ने कहा। इसके बाद सलेम ने 10 खोखे यानी 10 करोड़ DDH की मांग की। इसी कॉल में सलेम ने पूछा कि तुमने नदीम की एल्बम को सही से प्रमोट क्यों नहीं किया। तब गुलशन कुमार ने जवाब दिया कि नदीम की आवाज अच्छी नहीं है, इसलिए एल्बम फ्लॉप हुई। इसके बाद 9 अगस्त को एक बार दोबारा अबू सलेम का कॉल आया।
किशन कुमार अदालत में बताते हैं कि इस कॉल में दोबारा पैसों की मांग दोहराई गई। सलेम ने कहा कि तुम अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो। खास बात यह थी कि सलेम ने इसमें मुंबई पुलिस का जिक्र भी किया। बोला, तुम अभी तक पुलिस के पास नहीं गए, मतलब तुम हमें सीरियसली नहीं ले रहे। आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये कहकर सलेम ने फोन काट दिया। इन धमकियों के बावजूद गुलशन कुमार पुलिस के पास नहीं गए। उनके दोस्तों ने उन्हें पुलिस के पास जाने को कहा, लेकिन उन्हें लगता था कि पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा। गुलशन कुमार गलत थे। 1 महीने पहले ही निर्देशक राजीव राय पर हमला हुआ था, लेकिन उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई थी, जिसके चलते उनकी जान बच गई। इस घटना के बाद इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर ने अबू सलेम से बात की थी। रिपोर्टर ने सलेम से पूछा, क्या तुम्हारी धमकियां सिर्फ कोरी हैं? सलेम ने जवाब दिया, सिर्फ 1 हफ्ता और इंतजार करो। वो हफ्ता आया अगस्त में। उस दिन गुलशन कुमार का गार्ड भी उनके साथ नहीं था। तबीयत खराब होने के चलते वो घर पर ही रुक गया था। 10:40 पर गुलशन कुमार मंदिर से पूजा करके अपने गाड़ी की तरफ वापस आते हैं। कुछ कदम चलते ही कुमार को अपनी कनपट्टी पर एक रिवॉल्वर महसूस होता है। कुमार देखते हैं नीली जीन्स पहले लंबे बाल वाला एक आदमी खड़ा था। कुमार कहते हैं, ये क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ से जवाब आता है, बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना। एक गोली चलती है और कुमार के माथे को छूकर निकल जाती है। वो जमीन पर गिर जाते हैं। पूजा का सारा सामान भी बिखर जाता है। कुमार भागने की कोशिश करते हैं। वो पास में मौजूद एक घर में मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन उस घर में मौजूद औरत दरवाजा बंद कर लेती है। कुमार एक और दरवाजा खटखटाते हैं, वहां से भी कोई मदद नहीं मिलती। उनका ड्राइवर रूपलाल सूरज कलश उठाकर हमलावरों की ओर फेंकता है। रूपलाल के दोनों पैरों में गोली लगती है और वो भी वहीं गिर जाता है। इसके बाद हमलावर गुलशन कुमार के पास पहुंचते हैं। 2 लोग कुमार पर गोली चलाते हैं। कुल 16 गोलियां उनकी पीठ और गर्दन पर लगती है। वो दीवार से सहारा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं निढाल हो जाते हैं। जिन फिल्मों के लिए कुमार संगीत देते थे, उनके किसी सीन की तरह उनके ऊपर दीवार पर एक टाइल लगी थी जिस पर देवी का चित्र था। कुल 2 मिनट में सारा खेल खत्म हो जाता है। तीनों हमलावर पास खड़े आई एक टैक्सी के ड्राइवर को बाहर खींचकर निकालते हैं और टैक्सी लेकर छंपत हो जाते हैं। आधे घंटे बाद पुलिस आती है। गुलशन कुमार को नजदीक के कूपर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इंडिया टुडे के एक रिपोर्टर ने तब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से बात की थी। राजन ने बताया कि गुलशन कुमार की हत्या में सलेम का हाथ है। उसने ये भी बताया कि डायरेक्टर राजीव राय पर हमला भी सलेम ने कराया था और ये सब दाऊद के इशारे पर हो रहा था। दिल्ली ले जाकर गुलशन कुमार का अंतिम संस्कार कराया जाता है और पुलिस अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार थी। मई 1997 में दुबई में अनीस इब्राहिम के दफ्तर में एक मीटिंग हुई। अनीस इब्राहिम यानी दाऊद का छोटा भाई। इस मीटिंग में अनीस, अबू सलेम और एक और गैंगस्टर था। इस मीटिंग में तय हुआ कि गुलशन कुमार को मारकर एक नजीर पेश की जाएगी। इसके बाद 3 लोगों को हायर किया गया। इनमें से एक था असद राउफ उर्फ दाऊद मर्चेंट, जो अबू सलेम का खास था। मर्चेंट और उसके भाई अब्दुल राशिद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके अलावा चार्जशीट में 19 लोगों को गुनाहगार बनाया जाता है। इसमें अबू सलेम, नदीम सैफी के साथ साथ एक और नाम था जो चौंकाने वाला था, टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी। पुलिस ने दावा किया कि नदीम के साथ साथ रमेश तौरानी ने गुलशन कुमार की 25 लाख की सुपारी दी थी। 2002 में इस केस में पहला फैसला आया। पुलिस ने दाऊद मर्चेंट को उम्र कैद की सजा सुनाई। बाकी लोगों को रिहा कर दिया गया। पुलिस रमेश तौरानी के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई, इसलिए अदालत ने उन्हें बेगुनाह माना। नदीम सैफी तब तक मुंबई छोड़ ढाकर लंदन चला गया था। सरकार की तरफ से उसके प्रत्यर्पण की कोशिश की गई, लेकिन ब्रिटिश अदालत ने उसके खिलाफ पेश किए साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया। बाद में नदीम ने ब्रिटिश नागरिकता ले ली और कभी भारत नहीं लौटा। जहां तक अबू सलेम की बात है, उसे 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया, लेकिन उस पर कभी गुलशन कुमार हत्या का केस नहीं चला। इसका कारण था पुर्तगाल और भारत के बीच हुई समझौते की शर्तें। इस समझौते के अनुसार अबू सलेम पर सिर्फ वो ही केस चल सकते थे जिन पर सहमति बनी हो।
और इस लिस्ट में गुलशन कुमार हत्या का केस नहीं था। इसलिए 2005 के बाद केस की सुनवाई के दौरान अबू सलेम को एब्सेंट माना गया, जबकि वो कुछ दूर आर्थर रोड जेल में बंद था। इस केस में आखिरी फैसला साल 2021 में आया था। तब अदालत ने अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट और उसके बाद अब्दुल राशिद को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि नदीम सैफी और अबू सलेम के कहने पर हत्या को अंजाम दिया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते अबू सलेम पर केस चल नहीं पाया और नदीम सैफी आज तक भारत नहीं लौटा। इसलिए इस केस में इंसाफ कितना हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि गुलशन कुमार की लेगेसी आज भी जिंदा है।